स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, आप में से जो बच्चे नीट और जेई के लिए अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए बड़ा लिमिटेड टाइम बचा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा दैट दे शुड वर्क वेरी हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड। और आपकी सहायता करने के लिए मैं ये हाई यील्ड पॉइंट्स की सीरीज़ डाल रहा हूँ। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे इन सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आज का ये वीडियो है वीडियो नंबर 29 और टॉपिक है कोलिजन्स। नाउ व्हाट इज ए कोलिजन? A collision is said to have taken place between two bodies if they actually collide with each other or the direction of motion of one body changes due to the presence of the other body। यानी कि कोलिजन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली कोलाइड करें। कई बार एक बॉडी के कारण दूसरी बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बदल जाता है। इवन देन वी से दैट देयर हैज़ बीन ए कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज। सच ए कोलिजन इज कॉल्ड कोलिजन फ्रॉम ए डिस्टेंस। देन types of collisions. There are three types of collisions: perfectly elastic collisions, inelastic collisions, and perfectly inelastic collisions. Now first remember that in all types of collisions, momentum and total energy are conserved. So I repeat, momentum and total energy are conserved. Now in a perfectly elastic collision, momentum, total energy and kinetic energy are conserved. यानी कि in addition to total energy, the kinetic energy is also conserved, and the forces involved in such collisions are conservative forces, and therefore the total mechanical energy is also conserved। और mechanical energy में आपको पता है kinetic और potential दोनों आते हैं। और जो inelastic collision होता है उसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड होते ही होते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती। और ऐसे कोलिजन में जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं या तो सारी की सारी या उनमें से कुछ नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं होती। उसमें से कुछ एनर्जी जो है दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और देन देयर इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ऐसे जो कोलिजन हैं ये बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं दे स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन दे मूव एज वन बॉडी, और यू कैन से दैट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी इज द सेम। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस लॉ स्टेट्स दैट द relative velocity of the two bodies आफ्टर कोलिजन, दैट मीन्स द relative velocity ऑफ सेपरेशन भी इसको बोल देते हैं, टू द relative velocity ऑफ अप्रोच, दैट मीन्स द relative velocity ऑफ द टू बॉडीज बिफोर कोलिजन। ये रेशो जो है दिस इज ए कांस्टेंट एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, एंड ई इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, and the value of E depends upon the type of collision. For a perfectly elastic collision, E equal to 1, and for a perfectly inelastic collision, E equal to 0. But remember, there is no collision which is perfectly elastic or perfectly plastic, and therefore the value of E lies between 0 and 1. और ये जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एट्सेट्रा, इनमें जो कोलिजन होते हैं दे कैन बी रिगार्डेड एज परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स, ऑल्दो सच कोलिजन्स आर वेरी रेयर। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक कोलिजन होते हैं उन्हें लार्ज स्केल जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, दे आर इन इलास्टिक कोलिजन्स। देन वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो पहले तो ये समझो कि व्हाट इज कोलिजन इन वन डायमेंशन? ए कोलिजन in which the two bodies or the colliding bodies move along the same straight line before as well as after collision is called perfect elastic collision in one dimension. In general अगर ऐसे हो तो उसको बोलते हैं collision in one dimension, और अगर वो perfectly elastic है तो we say that it is perfectly elastic collision in one dimension. And the values of velocities of the two bodies after collision are given by, अब इसमें m1 m2 कोलाइडिंग बॉडीज के मासेज हैं, u1 u2 उनकी वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, m और e है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और v1 v2 दे आर देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। देन रिमेंबर v1 इक्वल टू m1 माइनस em2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1
प्लस 1 प्लस ई इंटू m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2 एंड v2 इक्वल टू m2। अब इसमें हम क्या करते हैं, m1 की जगह m2 कर देना, m2 की जगह m1 कर देना और u1 की जगह u2, u2 की जगह u1। सो ये याद करने का तरीका, अगर आप एक फार्मूला याद कर लें तो दूसरा चेंज करके कर सकते हैं। तो v2 आ जाएगा m2 माइनस ई m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई इंटू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1। फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक रीजन यू नो दैट ई इक्वल टू 1। तो अगर मैं इन दो इक्वेशन में 1 और 2 में E1 पुट कर दूं तो आ जाएगा V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 ओवर M1 प्लस M2 एंड V2 विल बी इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 ओवर M1 प्लस M2। अब मैं लेता हूँ स्पेशल केसेस। अगर दोनों बॉडीज़ के मास बराबर हों, मान लो M1 भी M है और M2 भी M है, तो M1 और M2 दोनों की जगह M पुट करने पे इन इक्वेशंस 3 and 4 वी गेट V1 इक्वल टू U2 एंड V2 इक्वल टू U1। नाउ व्हाट इज V1? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन एंड U2 इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन। इसका मतलब जितनी दूसरी बॉडी की थी बिफोर कोलिजन उतनी बन गई पहली बॉडी की आफ्टर कोलिजन, और जितनी पहली बॉडी की थी बिफोर कोलिजन उतनी बन गई दूसरी बॉडी की आफ्टर कोलिजन। दैट मीन्स the two bodies of equal masses merely or simply interchange their velocities after an elastic collision in one dimension। ये लाइन आपने अच्छी तरह याद रखनी है। कई बार अगर ये लाइन याद हो तो आप सीधा ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। दूसरा केस है कि मान लो कोलिजन होने से पहले जो सेकंड बॉडी है दैट वाज एट रेस्ट, दैट मीन्स U2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं 3 और 4 इक्वेशन में U2 इक्वल 0 पुट कर दूं तो V1 आ जाएगा इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1 ओवर M1 प्लस M2 और V2 आ जाएगा 2M1 U1 ओवर M1 प्लस M2। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर द velocities of the two bodies after a perfectly elastic collision in one dimension if the second body were at rest। अब इसमें इस केस में हम सब केस लेते हैं कि ये तो केस है ही है अभी, इसमें सब केस पहला लिया मैंने कि अगर दोनों के मास भी बराबर हों, यानी कि इफ M1 इक्वल टू M2 ईच इक्वल टू M से, देन यहाँ 6 और 7 में अगर हम M1 की जगह भी M पुट कर दें, M2 की जगह भी M पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा V1 इक्वल टू 0 एंड V2 इक्वल टू U1। तो यहाँ भी वही बात होगी दैट द टू बॉडीज विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। जो पहले रेस्ट पे थी वह मूव करना शुरू कर देगी कितनी वेलोसिटी से, जितनी उस वेलोसिटी की थी जो पहले मूव कर रही थी, यानी कि U1। और जो पहली बॉडी है वो पहले मूव कर रही थी लेकिन अब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी कि वो आ जाएगी रेस्ट पे। दैट मीन्स द टू बॉडीज विल सिंपली इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। Then sub case 2, if M2 is very large as compared to M1, then M2 can be neglected as compared to M1 and therefore from equation 6 and 7 अब हमने क्या करना है कि M1 को निगलेक्ट कर देना है। तो आ जाएगा V1 इक्वल टू माइनस U1 एंड V2 इक्वल टू 0। यानी कि अगर M2 का मतलब क्या है कि जो बॉडी जिसकी वेलोसिटी U2 है जो रेस्ट पे थी, इट इज़ ए वेरी मैसिव बॉडी। जैसे एक बॉल जाती है दीवार से टकराती है, अब बॉल जो वॉल है उसका मास बहुत ज़्यादा है और वो रेस्ट पे है बिफोर कोलिजन, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी तो 0 रहेगी, वो जैसे है वैसे ही रहेगी, लेकिन जो बॉडी जाके उस पर हिट करी अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो उतनी ही वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। देन सब केस 3, if M1 is greater than M2, in this case M2 can be neglected as compared to M1 and therefore from equation 6 and 7 अगर हम क्या करें M2 को छोड़ दें, 0 पुट कर दें तो V1 आ जाएगा U1, यानी कि जो बॉडी मूव कर रही थी अगर उसका मास बहुत ज़्यादा तो उसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आना, वो जितनी पहले थी U1 उतनी रहेगी। लेकिन जो आगे बॉडी है जिसका मास वो रेस्ट पे थी और उसका मास बहुत थोड़ा है एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द बॉडी विच वॉज मूविंग, तो उस बॉडी की वेलोसिटी बन जाएगी ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। देन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। तो पहले तो ये समझो कि व्हाट इज एन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। सो एन इलास्टिक कोलिजन इन विच द टू बॉडीज मूव in different directions before or after or both as well as after collision is called elastic collision in 2 dimensions। अब इसमें मान लो कि हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, उनके मास M1 M2 हैं। जो बॉडी मास M1 वाली है इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी U1 और M2 मास वाली बॉडी जो है दैट इज़ एट रेस्ट, सो U2 इक्वल टू 0। अब ये बॉडी गई मूव करने वाली बॉडी जाके जो रेस्ट पे बॉडी उससे टकराई
और आफ्टर कोलिजन मान लो जो बॉडी मास m1 है उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और दूसरी की हो गई v2, और जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी है वो उसको मैं ले लेता हूँ x एक्सिस, और v1 जो है दैट मेक्स एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस एंड v2 मेक्स एन एंगल बीटा विद x एक्सिस. नाउ आई रिजॉल्व द मोमेंटम दैट मीन्स m1 v1 and the momentum of the second body also, that means m2 into v2 into two rectangular components. तो पहली बॉडी का along x axis आ जाएगा m1 v1 cos अल्फा और दूसरी बॉडी का along x axis आ जाएगा m2 v2 cos बीटा, और along y axis जो लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली टू x एक्सिस उसमें पहली बॉडी का ऊपर की तरफ आएगा m1 v1 sin अल्फा, दूसरी का आ जाएगा m2 v2 sin बीटा. अब यहाँ पे आपने अप्लाई करने हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन सिर्फ पहली बॉडी की है दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरी की जीरो है क्योंकि इट वाज एट रेस्ट. आफ्टर कोलिजन पहली की होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, बिकॉज एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन की हमें कोई चिंता नहीं. सो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, तो टोटल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस आफ्टर कोलिजन आ गया m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा, और बिफोर कोलिजन जो है क्योंकि मूव करने वाली बॉडी वाज मूविंग अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी u1 और उसका मास m1 है तो इसलिए मोमेंटम उसका हो गया m1 u1, और अलोंग y एक्सिस बिकॉज m1 v1 sin अल्फा एंड m2 v2 sin बीटा आर इन द अपोजिट डायरेक्शंस, तो नेट जो बचा वो बचा क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर होता है. दैट मीन्स m1 v1 sin अल्फा माइनस m2 v2 sin अल्फा, एंड along y axis क्योंकि बिफोर कोलिजन देयर इज नो वेलोसिटी along y axis तो मोमेंटम वाज जीरो, तो दिस मस्ट बी इक्वल जीरो. अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और अननोन है चार, एक v1 एक v2 एक अल्फा और एक बीटा, और हम तीन इक्वेशन में से चार अननोन्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते. तो अगर आपने इसको आगे प्रोसीड करना है तो इनमें से या हमें अल्फा पता होना चाहिए या बीटा पता, एक अननोन पता होना चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग थ्री unknowns by solving these equations. Then inelastic collision of a ball with the earth, मान लो हमारे पास एक बॉल है, हम उसको h हाइट से नीचे गिराते हैं. अब h हाइट पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज mgh, जब वो टकराएगा जाके उस वक्त मान लो उस अर्थ के साथ, उस वक्त उसकी वेलोसिटी है मान लो u1, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u1 square, and according to the law of conservation of energy half m u1 square must be equal to potential energy that is mgh. तो यहाँ से u1 आ गया अंडर रूट 2gh. इसका मतलब जो अगर h हाइट से हम किसी बॉल को गिराएं तो वो अर्थ के सरफेस पे जब टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh. अब टकराने के बाद वो द्वारा ऊपर की तरफ आएगा, रीबाउंड करेगा, लेकिन वो उतनी हाइट तक रीबाउंड नहीं करेगा जितनी हाइट से फेंका था, वो कम हाइट से करेगा. मान लो h1 हाइट तक गया, फिर वो द्वारा नीचे आया, h1 डिस्टेंस ट्रेवल करके द्वारा टकराया, अगेन देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, फिर h2 हाइट तक गया एंड सो ऑन. इस तरह धीरे धीरे जितनी हाइट तक वो रीबाउंड करेगा वो कम होती जाएगी और अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आ जाएगा. तो याद रखना आपने, अगर आपसे को पूछे कि इस प्रोसेस में nth रीबाउंड के बाद वो कितनी हाइट तक वापस जाएगा, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है hn इक्वल टू h इंटू ई रेस टू पावर 2n. h जो है ओरिजिनल हाइट यहाँ से फेंका था, e जो है इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. प्लीज रिमेंबर इट इज़ नॉट द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विच आई टोल्ड यू इज द रेशियो ऑफ द relative velocity of separation to the relative velocity of approach. तो E की वैल्यू पुट कर दो, मान लो वो कहता है तीसरे रीबाउंड के बाद कितनी हाइट तक जाएगा, यानी कि h3 निकालना, तो आ जाएगा h, ये हमें दे रखा होगा, E दे रखा होगा, रेस टू पावर 2 इंटू 3, वो 6 पावर आ गई, कैलकुलेट कर लो वो हाइट आ जाएगी. देन अब देखिए पहले h हाइट से गिराया, फिर h1 ऊपर आया, फिर h1 नीचे गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया h प्लस 2h1, फिर h2 तक गया तो टोटल आ गया 2 प्लस 2h2 एंड सो ऑन. तो इस तरह जो टोटल वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला s इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वेयर ओवर 1 माइनस ई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई h. h फिर वो ओरिजिनल हाइट है, e जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अब टोटल टाइम कितना लगेगा उसको रेस्ट में आने में, दैट इज given by capital T equal to 1 plus E over 1 minus E into 2h by g under root, where E again is the coefficient of restitution. Then total momentum transferred
टू द अर्थ कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट मीन्स ड्यूरिंग ऑल दीज कोलिजन्स, उसका नाम है अगर डेल्टा पी रख लूँ तो आई कैन प्रूव दैट डेल्टा पी इक्वल टू 1 प्लस सी ओवर 1 माइनस सी इंटू पी, वेयर व्हाट इज पी? It is the momentum of the ball when it first hit the ground with velocity u1 and therefore small p equal to m into u1, m उस बॉल का मास है। और ये मैंने u1 की वैल्यू जैसे आपको पहले बताया, ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके यानी कि mgh इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा √2gh। देन एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल यानी कि एफ एवरेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल जो आया वो टोटल चेंज इन मोमेंटम आया डेल्टा पी, टोटल टाइम लगा कैपिटल टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब मैंने यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दी और टी की वैल्यू पुट कर दी और इसको कैलकुलेट किया, u1 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये mg के बराबर आ गया यानी कि वेट ऑफ द बॉल के बराबर आ गया। सो याद रखो अगर आपको वो पूछ ले कि कितनी एवरेज फोर्स लगाई तो आपने कहना है इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल। Then fraction of kinetic energy transferred by a moving particle to a particle at rest during perfectly elastic collision। मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, वो किसी पार्टिकल रेस्ट को जाके हिट करता है, तो कोलिजन जो है वो परफेक्ट इलास्टिक है, तो इस कोलिजन में वो उसमें थोड़ी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन याद रखो क्योंकि कोलिजन में परफेक्ट इलास्टिक की बात कर रहा हूँ, इसलिए देर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो सेम रहती है, लेकिन एक बॉल से दूसरे बॉल को या एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र हो सकती है। तो मान लो जो बॉल मूव कर रहा था उसकी पहले कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी k1 है, बाद में उसकी k2 रह गई, तो कितनी ट्रांसफ़र कर दी उसने? k1 माइनस k2 किसको? जो बॉल रेस्ट पे था। और फ्रैक्शन कौन सी बन गई? जितनी ट्रांसफ़र करी डिवाइडेड बाई जितनी उसकी पहले थी k1, तो ये आंसर आता है 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और द बॉडी, m2 इज दैट ऑफ द सेकंड, और फिर k1 कितना आ गया? हाफ m1 u1 स्क्वेयर एंड k2 इज हाफ m1 v1 स्क्वेयर। ये जो ट्रांसफ़र कर दी उसने अपनी k1 में से दूसरी बॉल को ट्रांसफ़र कर दी k2 को। देन if the collision is inelastic collision then loss in energy, आपको पता है कि inelastic collision में kinetic energy is not conserved, that means there is a loss in kinetic energy and it is given by 1 by 2 m1 m2 over m1 plus m2 into u1 minus u2 whole square into 1 minus e square। u1 u2 उनकी वेलोसिटीज़ हैं दोनों बॉडीज़ की, m1 m2 मासेज हैं एंड e इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये भी फार्मूला आपने याद कर लेना, कई बार सीधा ही फार्मूला यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिजन्स का जो है, तो इसलिए अच्छी तरह इसको करना आपने। सो आई होप यू मस्ट हैव स्टडीज कोलिजन्स, और जब आप उसके बाद ये पॉइंट्स याद करोगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।